किसी भी जो विचारधारा है संस्थान की, किसी धर्म, जाति, राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। इस वर्ष 25 में संस्थान की जो विशेष उपलब्धि रही, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 दिसंबर 2025 को भारतीय योग संस्थान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। संस्थान के जो योगाश्रम हैं वो दिल्ली, जम्मू, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, कतौली और सहारनपुर में है। हमारे भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य क्या है? भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। योग संस्थान ने भारतीय संस्कृति की महान मानवतावादी देन वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हमारा सारा संसार हमारा कुटुंब है, परिवार है, को अपने आदर्श के रूप में अपनाया है। एवं लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला हो के सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का आधार माना है। योग संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि मानव मात्र में ईश्वर का अंश विद्यमान है, हम सब एक हैं। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज के उत्थान एवं संरक्षण हेतु यथा समय हमारे मनीषियों, संतों एवं महामानवों ने अपने जीवन के आदर्शों से ऐसे जीवन मूल्यों को स्थापित किया जो भारतीय जीवन का आधार बने। मानव समाज की आज की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान ने भी जियो और जीवन दो, जियो और जीवन दो का सिद्धांत जीवन मूल्य के रूप में न केवल भारतीय समाज अपितु संसार को दिया है। संस्थान के इस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए योग को साधन के रूप में चुना है। वर्तमान में भारत के 23 प्रांतों में, जैसे मैंने पहले बताया है, 4500 से अधिक जो योग केंद्र हैं। योग के प्रचार और प्रसार के लिए हमें नए केंद्र खोलने हैं। केंद्रों में साधकों की संख्या व योग मंजरी की दशा बढ़ानी है। हमारी एक पत्रिका है, त्रिमासिक पत्रिका योग मंजरी, जिसमें योग के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, जिसका सब्सक्रिप्शन केवल 100 रुपये वार्षिक है। साल में 4 पत्रिकाएं आपको वो मिलती हैं 100 रुपये में। तो भारतीय योग संस्थान का एक त्रैमासिक पत्रिका है, योग के प्रचार व प्रसार का प्रभावकारी साधन है। इस वर्ष मंजरी का एक अंक मोटापा एवं हृदय रोग विशेषांक है, जिसका हम आज विमोचन करेंगे। पुस्तक का विमोचन करेंगे, मोटापा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत देखने में आ रही है हमारे समाज में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। योग अभ्यास द्वारा तथा दिनचर्या में परिवर्तन लाकर इन रोगों को ठीक करने के उपचार भी दिए गए हैं। अतः इस अवसर पर हमें योग मंजरी के अधिक से अधिक सदस्य बनने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। जो अभी नई पुस्तक जो मैंने बताया, मोटापा, रोग और योग, ये हमारे संस्थान के प्रधान श्री देशराज जी द्वारा लिखित पुस्तिका है। नियमित योग अभ्यास के लाभ क्या हैं? अगर एक आदमी जानना चाहता है कि हम योग कक्षा में आएंगे तो लाभ क्या मिलेंगे, तो इसमें योग अभ्यास के लाभ कुछ एक दिए गए हैं। इससे हमारा पाचन सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज होता है,
शरीर लचकदार बनता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, सभी अंग स्वस्थ बनते हैं, मांसपेशियों का चय अपचय ठीक होता है, शरीर निरोगी बनता है, आयु बढ़ती है। आप कहेंगे आयु तो फिक्स होती है, शास्त्रों के अनुसार श्वास फिक्स होते हैं। योग करने से हमारे श्वासों की जो गति है ना वो कंट्रोल हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं आयु बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, स्फूर्ति व ताजगी आती है, शरीर प्राणायाम के लिए तैयार होता है, शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है, सेवा भाव आता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है। अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जब भगवान ने गोस्वामी जी ने रामायण में ही बोला है, निर्मल मन मोहि जो सोई पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन, भगवान कहते हैं निर्मल मन जिसका होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से हमारा मन निर्मल होता है। जो काम क्रोध लोभ मोह जो ये हमारे अंतर के दुश्मन हैं ये खत्म होते हैं। तो आइए आज हम इस शुभ अवसर पर हम संस्थान के महान लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना को प्राप्त करने में अपना सहयोग देने का संकल्प लें। हम स्वयं योग के मार्ग पर चलें, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्रतिदिन नियमित रूप से केंद्र पर साधना करने के लिए आएं, वे अन्य को भी आने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि वो आशीर्वचन द्वारा हमें सम्मानित करें। भारतीय योग संस्थान के 60वें स्थापना दिवस पर आप सभी योग साधकों को मेरा सादर प्रणाम। और इस आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका आभार। योग साधना आप सब तो नियमित कर ही रहे हैं और अभी गुप्ता जी ने भी योग के बहुत सारे लाभ बताए। मेरा योग से परिचय वर्ष 1976 में हुआ। मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो वहाँ पर एक साधक बहुत देर तक और बहुत ही अच्छे ढंग से तमाम सारे शारीरिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम करते थे। तो मैंने उनसे परिचय किया, बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ आसन और प्राणायाम उस समय सिखाए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, तो तभी से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी योग साधना है वो निरंतर चल रही है, वो रुक रुक के ही चलती है हम सबकी। हम व्यावहारिक हैं कि जब अचानक से कुछ काम आ गया, कुछ दिन कुछ काम नहीं कर रहे, अभी एग्ज़ाम है, अभी कुछ और कंपटीशन की तैयारी करनी है, और हम व्यस्त हो जाते हैं मानसिक रूप से, और हम बोलते हैं समय नहीं है हमारे पास में। तो समय तो सबके पास ही 24 घंटे हैं, निकालेंगे तो समय निकल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का। प्लानिंग करेंगे तो प्लान ठीक बन जाएगा, समय निकल आएगा। प्लानिंग नहीं करेंगे तो रैंडमली चलता रहता है। तो आपका ये जो
यहाँ का जो केंद्र है ये काफ़ी लंबे समय से निरंतर चल रहा है। तो ये जो योग है इसमें एक शब्द आता है, कभी कभी आप लोग चर्चा में भी होते होंगे, और मंजरी, योग मंजरी जो पत्रिका आती है उसमें भी आता रहता है। अष्टांग योग हम बात करते हैं। तो अधिकांश लोगों से हम बात करें तो कुछ लोग आसन को ही योग समझते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम आसन करते हैं मतलब योग करते हैं। कुछ लोग आसन और प्राणायाम दोनों करते हैं, तो लगता है कि हम योग करते हैं। तो जब कई बार लोगों से बात होती है कि हम योग तो करते हैं, लेकिन उनको ऐसा अनुभव होता है कि पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है। तो पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो हम कहीं पर, जैसे एक तो नियमितता की कमी होती है। तो अष्टांग योग के जो पूरे 8 अंग हैं उन पर भी हमको चिंतन मनन करना होगा। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान 3 हो जाते हैं। फिर हम तो जैसे 3 कार्यक्रम हम करते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, तो इसको भी कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। अब 5 और बिंदु रह गए, जिसमें अंतिम तो समाधि है और एक धारणा भी है। लेकिन जो प्रारंभ जो होता है वो यम और नियम से होता है। तो हम लोगों को निरंतर ही यम और नियम के विषयों पर भी चिंतन करना चाहिए। यम के 5 भाग हैं फिर अलग से। तो यम में जो बातें बताई गई हैं, जैसे उसमें एक अहिंसा है, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 बिंदु उसमें कहते हैं। ये देखने में तो व्यक्तिगत लगते हैं, लेकिन ये सामाजिक संयम के नियम है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हमारे सुख शांति हो, हम आपस में मिलजुल कर रहें, अच्छा वातावरण रहेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उनका जो प्रभाव है वो सामाजिक है। जैसे उसमें सबसे पहला अहिंसा है, यानी कि हिंसा ना करना, अपने साथ भी नहीं करनी चाहिए और अपने परिवार या किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर हम हिंसा नहीं करेंगे तो आपस में तालमेल से रहेंगे। दूसरा सत्य है। सत्य पर तो भारत में बहुत जोर दिया जाता है और हम सभी के घरों में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं, उसमें भी इसी बात पर बल दिया जाता है। हम देखेंगे कि हमारे जो संबंध खराब होते हैं आपस में, उनमें अनेक बार मूल कारण असत्य बोलना भी रहता है। इतनी सी बात से हम नाराज होते हैं कि तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया, और हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, आपसी तालमेल खराब हो जाता है। तो हम लोग मैनेजमेंट में उसको कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि हमारा जो संवाद है वो सही होना चाहिए, तो सत्य होना चाहिए। तीसरा है आस्तेय। आस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। ये भी सामाजिक वाद विवाद का कारण है। हम किसी का कोई वस्तु, कोई सामान चुरा लें या किसी के दूसरे की वस्तु को अपना कहें तो हमारा झगड़ा शुरू रहता है। पड़ोसियों में, ऊपर नीचे, आसपास, ये सब बहुत कॉमन मुद्दे हैं। चौथा उसका भाग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के शब्द का जो अर्थ है वो लोग केवल
शारीरिक वीर्य की रक्षा से लेते हैं, वो शारीरिक क्रियाओं में लेते हैं, लेकिन उसका जो मूल जो शब्द है, जो मूल जो अर्थ है, उसकी जो आत्मा है ब्रह्मचर्य शब्द की, तो अपने बल और वीर्य की रक्षा करना है। यानी कि उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसका सदुपयोग करना है। रक्षा करके क्या करेंगे? कोई चीज हम संग्रह करते हैं तो संग्रह करके क्या करेंगे? उसको हमें संग्रह करना है, बल और वीर्य को, लेकिन आवश्यकता के समय ही प्रयोग करना है। कहाँ उसका प्रयोग उचित और अनुचित है। और संग्रह से ही बात चली तो अपरिग्रह आ गया। आवश्यकता अनुसार संग्रह करना। हम अक्सर बात करते हैं, पढ़ाते भी हैं अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हैं और लड़ाई इसी की वजह से होती है, इक्विटी नहीं है समझता। और उसका एक आधार बोलते हैं कि कुछ लोगों के पास आवश्यकता से बहुत अधिक साधन है और कुछ लोगों के पास साधन नहीं है, और ये भी समाज में आपसी संघर्ष का एक मूल कारण बनता है। तो ये 5 बिंदु हैं जो यम के हैं। तो हमारे समाज में एक आपसी तालमेल, सौहार्द बना रहे, एकता बनी रहे, तो उसके लिए 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं पर हमें समय समय पर विचार करते रहना चाहिए कि हम कितने खरे उतर रहे हैं उस पर। कोई प्रश्न मेरे से भी कर सकते हैं कि आप खुद बताइए आप कितने। अरे भैया, हम अध्यापक हैं, 40% वाले को पास कर देते हैं, 50% वाले को बोलते हैं तो फर्स्ट सेकंड डिवीजन हो गई तेरी, 60% वाले को कहते हैं फर्स्ट डिवीजन पास है, घर वाले भी मिठाई बांटते हैं। तो पूर्णता की ओर अग्रसर होना एक प्रयास रहता है निरंतर, लेकिन आप जितना भी पालन कर रहे हैं, 40% भी अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, तो आप पास तो हैं। और धीरे धीरे हम फिर सेकंड डिवीजन की तरफ जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन की तरफ जाएंगे। और आजकल विद्यार्थी तो खैर 90% के ऊपर चले गए हैं। तो ये यम के जो 5 नियम हैं, उसके बाद दूसरा नियम आता है। नियम में भी 5 बिंदु हैं। समय मुझे लगता है कि उतना कुछ कमी होगी। अब हम तो वक्ता हैं तो बोलते रहते हैं बहुत, कभी मौका देंगे आपको। हाँ, तो नियम में मैं एक सिर्फ शब्द इसका बोलूँगा, स्वाध्याय उसमें एक आता है। तो स्वाध्याय यानी कि हमें अध्ययन करना। एक ज्ञान के लिए अध्ययन होता है और एक आध्यात्मिक स्वाध्याय रहता है। तो हमको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के साथ ना 2 ही चीजें रहती हैं, उसका ज्ञान और उसका कर्म। आपका ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाता है तो आप बहुत सारे अपने जीवन के जो समस्याएं आती हैं, जो कार्य होते हैं, उनको बहुत ही आसानी से निष्पादित कर सकते हैं। तो मूल विषय जैसे अपना कोई रहता है, कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है, कोई मैनेजमेंट का है, हिंदी, संस्कृत, लिटरेचर, लेकिन उन सब के मूल में हम पढ़ाई में न कुछ चीज़ें भूल गए हैं। एज ए माँ बाप, एज ए टीचर भी हम पैकेज की पढ़ाई कराने लगे और ये भूल गए कि भैया ये जीवन में काम आने वाली शिक्षा ग्रहण करनी है, तो वहीं से मुश्किल हो रही है। तो वो जीवन में से काम आने वाली शिक्षा ग्रहण नहीं हो रही, इसीलिए लाइफ स्टाइल ख़राब हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जो फोकस है वो दूसरी तरफ चला गया, धन संग्रह पर, पैकेज पर, बड़े वाले पर, उस पर चला गया। तो स्वाध्याय करें, ज्ञान अर्जित करें, और उसमें से स्वास्थ्य के संबंध में स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो स्वास्थ्य है, और हमारे देश में बहुत सारे योग की अपने
आयुर्वेद की अपनी भारत की मूल विधि है। तो अगर हम उन सब चीज़ों को जानते हैं और उनका नियमतः पालन करते हैं तो भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम आती हैं। योग का उसमें योग साथ में रहेगा, ज्ञान अर्जित करेंगे विभिन्न प्रकार के साधन। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ और कोरोना में मैंने भी 2 साल योगा हम लोगों ने शाखा चलाई, ऑनलाइन योग कराया और जिनके भी जो संबंधी थे हम सबको बोलते थे कि कोई भी जुड़ सकता है। विदेशों से भी लोग जुड़ते थे, आज भी कभी कहते हैं कि सर वो ऑनलाइन वाला शुरू कर लीजिए, लेकिन फिजिकल की बात अलग है जो आप लोग करते हैं। और योग निश्चित रूप से लाभदायक रहता है स्वास्थ्य में, हम सब जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बीच बीच में। तो आप सभी को एक बार पुनः भारतीय योग संस्थान के 60वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आप इसमें यहाँ शामिल हुए, योग कर रहे हैं और अपने जीवन में निरंतर योग करते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पुनः एक बार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं अमित सर से निवेदन करूँगी को बुक का पहले वो करा लो। आइए संस्थान की बुक आई है। बैठ आओ। तो इसका मोटापा, रोग और योग। मोटापा, रोग और योग, यानी जो आज की लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से आमतौर पर सभी को मोटापे का रोग विमोचन कर दो। उसके ऊपर एक बहुत शानदार पुस्तक आई है, तो इसको पुस्तक को विमोचन करेंगे सर। पुस्तक आप ले सकते हैं और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका इसकी कीमत केवल 100 रुपये है। हाँ, ये पुस्तक यहाँ हमारे योग केंद्र में उपलब्ध है। आप तो लो आज उसको। भी है, अगर कुछ लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक चीज़ है, शर्मा जी के लिए है एक चीज़, यहाँ का एक रिवाज है, हम जिसको मुख्य अतिथि बनाते हैं ना उसको फिर आके रेगुलरली आना पड़ता है। पिछली बार रेगुलर, तो इसलिए देख लो आप जरूर आएँ हमारी कक्षा में और शोभा बढ़ाएं। आप जैसे साधक हमें चाहिए। ठीक है सर, कहेंगे मंजूर जी ने पहले नहीं बताया, नहीं मैंने। ठीक है जी, धन्यवाद जी नमस्कार।